सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल GSFI क्लासेस क्लास 12। सो आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो, जिसमें आज हम कंप्लीट करेंगे अपना टॉपिक फ्यूल सेल एंड कोरोजन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो देख लेते हैं पहले इसको। सो व्हाट आर फ्यूल सेल्स। पहले हम फ्यूल सेल का कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर उसके बाद हम कोरोजन करेंगे, ठीक है। उससे पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है करना। तो तुम लोग करते हो कंजूसी, तो कंजूस मत बनो और जल्दी आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो फ्यूल सेल्स क्या होते हैं? सो दीज आर वोल्टाइक सेल्स इन विच द रिएक्टेंट्स आर कॉन्टीन्यूसली सप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड्स। ये ऐसे वोल्टाइक सेल्स होते हैं जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं, ये आपको साफ पता लग चुका होगा कि वो कॉन्टीन्यूसली क्या करते हैं, सप्लाइड होते हैं इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक। सो दीज आर डिज़ाइंस टू कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम द कंबशन ऑफ फ्यूल सच एज, जैसे हाइड्रोजन ले लो, ठीक है। हाइड्रोजन गैस हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा और मीथेन गैस, ठीक है। दिस काइंड ऑफ गैसेस डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन सभी जो गैसेस हैं, इनको क्या करती है, ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देती है, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक हो गया? क्लियर? सो द इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल्स आर ओवर ऑर्डिनरी बैटरीज। कुछ इसके, जैसे हमारे पास कुछ सिंपल बैटरीज ले लो, उससे फ्यूल सेल्स के कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स या फिर एडवांटेजेस हैं, उसको देख लो, क्योंकि ये आते हैं पेपर में, ठीक है। सो दीज सेल्स हैविंग हाई एफिशिएंसी, ठीक है। द फ्यूल सेल्स कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये जैसे हीट एनर्जी को, कंबशन होती है ना, तो उसमें से हीट निकलेगी, तो वो हीट से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, तो इसलिए इसकी हाई एफिशिएंसी मानी जाती है, ठीक है। सो इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि कॉन्टीन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी, जितनी जितनी हीट निकलती रहती है, क्योंकि हीट तो हर एक किसी में से निकलती है ना, कंबशन करी जाओ और हीट को निकाल लीजिए, ठीक है। हीट निकलती रहेगी, तो ये एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी का काम भी हमारे पास करता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉन मटीरियल टू बी रिप्लेस्ड एज इन ऑर्डनरी बैटरीज, है ना। ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोड नहीं है, इलेक्ट्रॉन मटीरियल नहीं है अलग, मतलब कि ऑर्डनरी बैटरीज में, जो कि रिप्लेस्ड हो सकता है। बट क्योंकि ये वोल्टेक सेल्स हैं, इसलिए इसमें हो सकता है, ठीक है। द फ्यूल कैन बी फेड कॉन्टीन्यूसली टू प्रोड्यूस पावर, ठीक है। का कॉन्टीन्यूसली मैंने आपको बताया ना, जितने हम कंबशन के लिए फ्यूल देते जाएंगे उतनी हमारे पास कॉन्टीन्यूसली सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि हमारे पास एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास फॉर्म होती जाएगी, ठीक है। फॉर दिस रीज़न H2O2 फ्यूल, ये एक भाई इंपॉर्टेंट फ्यूल है, इसको याद रखना, ठीक है। H2O2 फ्यूल सेल हैव बीन यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट। ये जो H2O2 फ्यूल है, ये एक आपका MCQ में क्वेश्चन बन सकता है कि राइट द फ्यूल विच हैव बीन यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। ऐसा कौन सा फ्यूल सेल है जो कि हमारे पास स्पेसक्राफ्ट में क्या होता है, यूज़ किया जाता है। तो आपने सिंपल आंख बंद करना है और बोलना है H2O2 की जय हो, ठीक है। क्लियर हो गया? सो हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है, पोल्यूशन फ्री वर्किंग। भाई इसमें होती है पोल्यूशन फ्री वर्किंग। कोई कोई अब ऐसे कह सकते हो, जैसे अब पिछले ज़माने में क्या चलती थी, कोयले वाली, आपने देखा होगा कोयले वाली जो ट्रेन्स होती थी, बट उसमें क्या होता था, पोल्यूशन होता था, ठीक है ना, ऊपर ट्रेन पोल्यूशन छोड़ती थी। बट आज के ज़माने में ये हमारे पास पोल्यूशन फ्री वर्किंग हो चुकी है, ठीक है। सो देयर आर नो ऑब्जेक्शनेबल बाय प्रोडक्ट एंड दे डू नॉट कॉज पोल्यूशन प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए ये पोल्यूशन प्रॉब्लम्स हमें इसमें फेस नहीं करनी पड़ती हैं। ठीक हो गया? क्लियर है? देख लो एक बार शुरू से, जिसने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो भाई चलते हैं, यहाँ तक था हमारा फ्यूल सेल, अब चलते हैं अगले पे। हमने पिछले पेज पर देख लिया था कि फ्यूल सेल क्या होते हैं, हमने उसके 3 एडवांटेजेस भी देख लिए थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, उसको लर्न करना है, ठीक है। लर्न क्या करना है, मैंने आपको एक सिंपल भाषा में समझा दिया, आपको समझ भी आ चुका होगा, ठीक है। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, और इम्पोर्टेंट है भाई ये वाला टॉपिक, ठीक है। इस टॉपिक से तो क्वेश्चन बनते ही हैं, रस्टिंग वगैरह के इधर से टॉपिक बनते ही हैं। ये हमारे टॉपिक का नाम है कोरोजन, ठीक है। सो कोरोजन क्या होता है? व्हेन मेटल्स आर एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, they react with air or water in the environment to
फॉर्म अनडिज़ायरेबल कंपाउंड्स। भाई जब कोई भी मेटल ही मान लो इसमें, ठीक है, जब भी वो आयरन ले लो इसकी जगह, ठीक है, आयरन में वैसे रस्टिंग होती है, मैं इससे एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है। जब हम आयरन को जब हम बाहर रखते हैं, जब जैसे हमने सरिये देखे होंगे, सरियों को थोड़ी देर बाद बाहर रखो या फिर बारिश उनके ऊपर पड़ जाए तो वो 1 महीने 1 हफ्ते बाद उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है ना। जंग का नाम सुना होगा आपने, जंग लगना, ब्राउन कलर की एक कोटिंग हो जाती है उसके ऊपर, उसी को हम कोरोजन या फिर उसकी उसी को हम रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अनडिज़ायरेबल हमारे पास कंपाउंड्स वहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। सो इन दिस केस ऑफ आयरन कोरोजन इज कॉल्ड रस्टिंग, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो रस्ट इज हाइड्रेटेड फ्रॉम फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड। रस्ट क्या होती है हमारे पास, हाइड्रेटेड फॉर्म होती है किसकी, फेरिक ऑक्साइड की। ये फेरिक ऑक्साइड है, इसमें एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से होते हैं हमारे पास, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ये भाई क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, 1-2 मार्क्स का, ये आजकल ज़्यादा टारगेटेड है। तो ये एक एक 2-2 मार्क्स के जो मैं आपको बताई जा रहा हूँ, इसको नोट कर दीजिए ना, इसको हाईलाइट कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है, क्लियर है। सो आयरन डज नॉट रस्ट इन ड्राई एयर एंड इन वैक्यूम, मैंने आपको बताया ना, जब वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में जब वो एक्सपोज होगा या फिर वो किसी वेट कंडीशन में या फिर किसी वाटर मॉलिक्यूल के संपर्क में आएगा तभी वो उसमें रस्ट लगेगी, तभी वो अपना मतलब कि रिएक्शन करनी शुरू कर देगा, ठीक है। जब तक वो ड्राई प्लेस पे, जब तक वो सूखा हुआ है या फिर वो किसी वैक्यूम स्पेस में है, तब तक उस पर लगने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना, तब तक उस पर कोई जंग लगने का कोई चांस ही नहीं है, क्लियर हो गया। सो फैक्टर्स विच अफेक्ट क्रोजन, अब कुछ फैक्टर्स हमारे पास जो कि अफेक्ट करते हैं किसको, क्रोजन को। सो पहला आया था हमारे पास पोजीशन ऑफ मेटल इन ईएमएफ सीरीज। अब भाई ईएमएफ सीरीज का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आप अगर आपके पास अगर कोई ईएमएफ सीरीज का टेबल हो, आपकी बुक्स में दिया होगा, उसको खोलो और देखो, देखो अब मैं जो जो बता रहा हूँ उसको उससे देखते रहना। सो द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड अपॉन इट्स पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये पता चल गया हमें। मोर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, अब भाई देखो, जीरो के ऊपर वाला, हाइड्रोजन के ऊपर वाला और हाइड्रोजन के नीचे वाले में ध्यान से देखो, और इसका मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि कौन कौन से, 1-2 बताना मेरे को कमेंट में कि कौन कौन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल आपको इसमें लगे, ठीक है। सो मोर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल मोर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ मेटल गेटिंग कोरोडेड, जिसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी वो उतना ही वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके ज़्यादा जल्दी कोरोड होगा, ठीक है। अब भाई ये वाला एक होमवर्क दिया मैंने आपको, होमवर्क क्या है, अभी लिख दो, जो जो अगर अब प्रैक्टिकल करना ही हो तो प्रैक्टिकल कर लेते हैं इसी साथ में, ठीक है, क्लियर हो गया। सो सेकंड इसका पॉइंट आ जाता है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेटल्स, ठीक। द इम्प्योरिटीज हेल्प इन सेटिंग अप वोल्टाइक सेल विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ करोजन। अब भाई जितनी इसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी उतना वो, जैसे इसमें लिखा हुआ है, जितनी इसमें इम्प्योरिटीज़ होगी उतना ही इंक्रीज़ होगा स्पीड ऑफ करोजन में, ठीक हो गया, क्लियर। मतलब कि इसमें अगर मैं आपको सिंपल एक लाइन में लिखूँ, ये तो 2 लाइन में है ना, अगर मैं एक लाइन में लिखूँ तो इम्प्योरिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शन आएगा, इन्वर्सली क्या ही आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोरोजन, ठीक है। इम्प्योरिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोरोजन, जैसे जैसे इम्प्योरिटीज़ बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारे पास कोरोजन की स्पीड भी क्या करेगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, जो कि हमारे पास प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट का क्या है इसमें रोल है, इसको देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ कोरोजन, ये भी हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जितने भाई इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास प्रेजेंट होंगे उतनी जल्दी हमारे पास रिएक्शन होगी, ये मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है, ठीक है ना। जिसमें अभी तक पहले की वीडियोस नहीं देखी, सेकेंडरी बैटरीज, प्राइमरी बैटरीज की, मैंने ऊपर सारे आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर लेना, आपको मिल जाएंगे, ठीक है, उसमें जाकर देख लेना। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर की वजह से क्या होता है हमारे पास, इंक्रीज कर देता है वो रेट ऑफ कोरोजन को, ठीक हो गया भाई, यहाँ तक क्लियर है। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अगर आप इसको कमेंट बॉक्स में बोलोगे कि इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी आपको बना के दे दूँगा, ठीक है, एक बार देख लो, चलो।
सो आगे हम बढ़ लेते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। इसके टोटल 5 पॉइंट्स हैं, इजी हैं आराम से। मैं आपको डायरेक्टली यूनिवर्सल प्रोपोर्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, आराम से आपको एक एक लाइन का इसमें पता चल जाएगा। बाकी आप तो आपने मतलब कि लिखने में आप तो माहिर हो ही हो, ठीक है। सो प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। सो प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इंक्रीजेज द रस्टिंग ऑफ आयरन्स। मतलब कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक तरह की इम्प्योरिटी का ही काम कर रही है ना, इम्प्योरिटीज़ का ही काम कर रही है। तो वो हमने पीछे भी हमने पढ़ा है कि वो इंक्रीज़ करता है रेट ऑफ रस्टिंग को, ठीक है। सो वाटर कंटेनिंग CO2 एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोलाइट। मैंने आपको बोला ना, अभी हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। सो एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट एंड इंक्रीज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर। क्लियर हो गया? एक बार फिर से बोलूँ? चलो बोल देता हूँ। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। अब भाई हिंदी में बता देता हूँ, इंग्लिश में तो आप आराम से आप तो लिख ही लोगे देख देख के भी, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर में वो बिहेव करती है कैसे, इलेक्ट्रोलाइट की तरह, ठीक है। सो वो हमने अभी पीछे भी पॉइंट पढ़ा है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगा तो हमारे पास वो इंक्रीज़ कर देता है रेट ऑफ रस्टिंग को, है ना। क्रोजन का रेट वो क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। सो इस इंक्रीज़ की वजह से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने में इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। उनका जो रेट होता है फ्लो का वो क्या कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। सो प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग कोटिंग। सो अब ये देख लो, व्हेन द आयरन सरफेस इज कोटेड विद लेयर्स ऑफ मेटल्स, मोर एक्टिव मेटल्स देन आयरन। अब भाई कुछ इनको वो करने के लिए ना, आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने देखा होगा या फिर ग्रीस या फिर कोई पेंट, हमें आपने कहीं पे देखा होगा कि जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो उस पे जो सरिये जो लगते हैं ना, जो आयरन रोड्स लगती हैं, उन पे पहले क्या होती है, एक ग्रीस की या फिर एक पेंट की एक पतली कोटिंग चढ़ाई जाती है। वो किस लिए, कोरोजन से बचाने के लिए, ठीक है। ये समझ आ गया होगा आपको कि वो क्यों कोटिंग चढ़ाते थे, ठीक है। सो देन द रेट ऑफ कोरोजन इज रिटार्डेड। समझ आ गया? क्लियर हो गया कि वो एक कोटिंग चढ़ाने की वजह से ही वो जो वाटर है वो उससे डायरेक्टली मैच नहीं हो पाता है, इसीलिए क्रोजन का जो रेट होता है वो क्या कर जाता है, रिटार्ड कर जाता है। क्लियर है? सो मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इसका भाई मैकेनिज्म देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है 3 मार्क्स में, तो पूछेगा ना। सो इसको देख के जाना, इसके बजाय अगर कुछ नहीं देखा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहले वीडियो को लाइक कर दो। चलें, चलो। So in small electrolytic cell, pure iron acts as anode while cathode are impure portion. So in electrolytic cell, pure iron acts as anode. Pure iron acts as anode, जबकि जो कैथोड होता है वो impure पोर्शन की तरह हमारे यहाँ पर बिहेव करता है, ठीक है। ठीक, तो चलो एट एनोड। अब एनोड पे क्या करते हैं, अब हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन के बाद इसकी ओवरऑल रिएक्शन निकालेंगे। और मैंने आपको पिछले 2 वीडियोस में आपको मैंने अच्छी तरह से समझा चुका हूँ कि ओवरऑल रिएक्शन कैसे निकालनी है। जल्दी से जब मैं आपको बताऊंगा दोनों हाफ रिएक्शंस, तो उसके बाद जल्दी जल्दी जाकर ओवरऑल रिएक्शंस लिखाना, ठीक है। सो चलते हैं। सो पहले देख लो कि क्या हो रहा है। हमने अभी बोला ना कि ऑक्सीडेशन कहाँ होगी, एनोड पे, मतलब कि आयरन एक्ट एज एनोड। तो हमने क्या किया था, लर्न किया था लोन, है ना। हमने क्या किया था, लोन लर्न किया था। लेफ्ट साइड क्या होगी हमारे पास, ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन लेफ्ट साइड हमारे पास क्या होगा, एनोड होगा, जिस पर क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी हमारे पास एनोड पर। कैथोड पे हमारे पास क्या होगा, कैथोड पे हमारे पास हो चुका है हाइड्रोजन का, ठीक है, रिडक्शन हो चुकी है हमारे पास, ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ये हमने रिएक्शन करवा दी इसकी। ऑक्सीजन जब हम कैथोड पे हमने इम्प्योर लेना है ना, कैथोड पे हमने इम्प्योर सब्सटेंशियल पोर्शन है ये हमारे पास, तो हमने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जब हमने मिलाया +4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो हमारे पास क्या बनकर आ गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है।
क्लियर है। सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अब इसकी देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होती है? मैंने को बोला ना कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगी, आयरन पे होगी, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हमारे पास ये बन जाएगी, और जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है वो हमारे पास बन जाएगी ये। मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बन जाएगी ये, ठीक, 2 मॉलिक्यूल्स वाली। एक बार शुरू से देख लो, ये देख लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है। जिसको भी कोई भी डाउट है तो पहले कमेंट बॉक्स में लिख दो कि इस पोर्शन में डाउट है, तो मैं इसलिए अलग एक वीडियो निकाल दूंगा, नहीं तो एक बार फिर से रिकैप करके देख लो वीडियो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। सो भाई ओवरऑल रिएक्शन मैंने आपको दोनों बता दी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मैंने आपको दोनों की रिएक्शन मैंने आपको बता दी। जल्दी जाकर पहले ओवरऑल रिएक्शन लिखो, फिर मैं लिखता हूँ, ठीक है। पहले आप दोनों लिख लो इसकी, क्योंकि ये रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन बनकर ये हमारे पास रस्ट बनेगी, ठीक है। तो जल्दी लिख लो, लिख ली, चलो। सो हमारे पास ओवरऑल क्या आ जाएगी, 2 हमारे पास ये आ जाएंगे, आयरन के आ जाएंगे, 4 हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। हमारे पास कुछ भी उसमें कट नहीं रहा था ना, ठीक है, तो हमारे पास 2 आ जाएगा ऑक्सीजन के, ठीक। ये बन जाएगा हमारे पास 2Fe2+, क्योंकि वहाँ पर ऊपर भी नहीं कटा था ये, ठीक है। इसके बाद क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गया, क्लियर। सो अब जब हम मतलब कि फर्दर जब हम इसको करेंगे, सोल्व करेंगे, तो हमारे पास एक रस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। जब हम इसको एक मतलब कि सबमिशन करेंगे अब इसके हम, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको प्लस में डालो, x मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब हम इसमें डालेंगे तो हमारे पास Fe2O3 डॉट x मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये बन गया हमारे पास हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ठीक, जिसे हम रस्ट भी कहते हैं, जिसे हम रस्ट भी कहते हैं, ठीक हो गया। सो अब देख लो बैरियर्स। क्रोजन को बचाने के लिए हमारे पास कुछ बैरियर्स होते हैं, प्रोटेक्शन पॉइंट्स होते हैं, उसको देख लो क्या होते हैं ये। सो पहला आता है हमारे पास बैरियर प्रोटेक्शन, ठीक है। सो बैरियर प्रोटेक्शन में हमारे पास क्या होता है, द सर्फेस इज कोटेड विद पेंट और सम अदर केमिकल्स, ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये कैसे होता है, ठीक है। द सर्फेस इज प्रोटेक्टेड बाय अप्लाइंग अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल और ग्रीस, मैंने आपको ये चीज़ बताई ना, आया ना ये प्रोटेक्शन में दोबारा, ठीक है। सो नेक्स्ट आए थे हम सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन पे। अब भाई एक मेटल दूसरे मेटल भाई बंधु की तरफ से अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। सो इन दिस मेथड आयरन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कवरिंग इट बाय अ लेयर ऑफ मेटल मोर एक्टिव देन आयरन। अब भाई ये जब आयरन की जो रोड है इसके ऊपर एक थिन फिल्म चढ़ाएंगे हम, किसकी लेयर चढ़ाएंगे, ऐसे मेटल की जो कि ज़्यादा एक्टिव है, किससे, आयरन से, ठीक है, जिसकी वजह से वो आयरन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस प्रिवेंट इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयरन, द कवरिंग मेटल इज कंज्यूम्ड बाय टाइम बट एज लॉन्ग एज इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, धीरे धीरे करके तो वो कंज्यूम होगी ना, ठीक है। कवरिंग जो होगी मेटल की वो धीरे धीरे करके कंज्यूम होगी, बट काफ़ी ज़्यादा टाइम निकाल देती है, इतना हमें नेकेड आइज पे नहीं दिखता है वो, कि ये हमारे सामने अभी था 1 महीने बाद हो गया, नहीं, ये सालों साल चलता है फिर, ठीक है। ऐसे तो बड़ा खर्चा पड़ जाएगा उसको, सरकार को इनका ग्रीस ग्रूस बनाने में, है ना। ये भी पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट हमारे पास, जिंक इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर कवरिंग आयरन सर्फेसिस, भाई ये है हमारे पास एक्टिव मेटल ऑफ आयरन, आयरन से ज़्यादा एक्टिव क्या हमारे पास यहाँ पर, जिंक। सो जिंक की हमारे पास क्या होती है, कॉमनली कवरिंग होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन, इसको याद रखना भाई, इसकी टर्म आ सकती है कि राइट टर्म एज गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट लिख लेना, ठीक है, ये पॉइंट लिख लेना, ये आपकी इसी की एक तरह से एग्जांपल भी हो जाएगा इसमें और डेफिनेशन भी हो जाएगी। सो देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल, भाई अब मारो करंट इसको। सो दिस मेथड इज यूज फॉर प्रोटेक्टिंग आयरन आर्टिकल्स विच
आर इन कॉन्टैक्ट विद वाटर सच एज अंडरग्राउंड पाइप्स। अब भाई अंडरग्राउंड जो पाइप्स आपके जो सीवरेज पाइप्स हैं, फिर जो आपके वाटर पाइप्स हैं, वो अंडरग्राउंड है ना, तो उन्हीं की बातें यहाँ पर हो रही है, तो इसको ध्यान से सुन लेना, ठीक है। सो ये आपको पूरा दिख रहा है ना, हाँ जी। सो दिस मेथड इज़ यूज फॉर प्रोटेक्टिंग आयरन आर्टिकल्स विच आर इन कॉन्टैक्ट विद वाटर such as underground water pipes. The articles is connected with more active metals like zinc. ठीक है, इसमें बस क्या है कि इलेक्ट्रिक मेथड यूज़ होता है, ठीक है। द एक्टिव मेटल्स हैज़ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल देन आयरन एंड विल लूज इलेक्ट्रॉन इन प्रेफरेंस ऑफ आयरन। अब भाई आयरन की जगह पर ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज़ कर देता है। कौन? जिंक। जो भी हम जिंक नहीं यार, जो भी हमने एक्टिव मेटल वहाँ पर लिया होगा जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। क्लियर है? क्लियर हो गया ना? ठीक, चलो। तो भाई यहीं तक था आपका ये चैप्टर, क्या नाम था जिसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि होगा हमारे पास केमिकल। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? केमिकल रिएक्शंस है ना हमारे पास, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करने बिना मत जाना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई है। तब तक के लिए बाय बाय।